केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा। उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक अहम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और शायद इसका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, या हो सकता है कि क्लास 10th लेवल में अभी तक आप लोग इसका नाम नहीं सुने होइएगा। एसिड, बेस एंड साल्ट। साल्ट्स का तो नाम आप जरूर सुने होइएगा। नहीं, साल्ट्स जैसे जनरली हम लोग साल्ट्स किसको बोलते हैं? नमक को। नहीं, तो नमक का नाम तो आपने जरूर सुने होइएगा, लेकिन यहाँ पर लवण में बहुत सारा चीज आ जाएगा। तो आज हम लोग फोकस करेंगे कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण क्या चीज है। तो सबसे पहले ये माइंड मैप हो गया। क्या चीज हो गया? ये माइंड मैप हो गया। माइंड मैप से हमें किसी चैप्टर के टोटल चीजों के बारे में पता चलता है कि हमें एक्चुअली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और माइंड मैप जो होता है ना, वो रिवीजन में बहुत फायदा करता है। अरे सुन में, एक ही नज़र में सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर का मेन मेन टॉपिक्स क्या चीज़ है और उसके जो सब ब्रांच होते हैं वो क्या होते हैं। एक ही नज़र में इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आसानी से जान लेते हैं और रिवीजन में फिर हमें ये बहुत फायदा करता है। तो चलिए एक नज़र में देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एसिड्स क्या होता है, जिसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड क्या होता है कि नहीं। तो पहला चीज हो जाएगा इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन का मतलब होता है उसके बारे में कुछ चीजों को बताना, है कि नहीं, जो यथार्थ सत्य। डिफिनीशन का मतलब क्या होता है? किस चीज का हम डिफिनीशन आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम उसके बारे में आपसे दो शब्द सुनना चाह रहे हैं। क्या? कि उसके बारे में सत्य हो। क्या चीज हो? सत्य हो। आप कुछ दो शब्द उसके बारे में बोलो, वही इसका क्या होता है? डिफिनीशन होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर कुछ डिफिनीशन यहाँ दे भी रखा है कि अम्ल का मतलब हो गया कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नहीं, या जल में घुलाने पर वो H+ आयन में टूट जाता हो, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? किस तरह के पदार्थ को हम अम्लीय कहते हैं? तो जो स्वाद में क्या चीज है? खट्टा हो। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि कोई चीज यदि आप खाते हो और यदि वो खट्टा लगता है, तो इसका मतलब आप कहोगे उस पदार्थ के अंदर, उस मैटर के अंदर कौन सी है? एसिड्स है, अम्ल है। नहीं, और अम्ल होने के कारण वो खट्टा लगता है, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अम्लीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय पदार्थ। तो क्लियर हो गया? नहीं, अच्छा, उसके बाद से दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा कि अम्ल जो होते हैं ना, उसको यदि जल में घुलाओगे तो H+ आयन में टूट जाता है। तो दूसरा कंसेप्ट हो गया कि अम्ल क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो कहोगे कि कुछ पदार्थ वैसे होते हैं या वैसे पदार्थ जिसको जल में घुलाया जाए, मतलब कि यदि उसके अंदर अम्ल है और उसको जल में घुलाया जाएगा, तो अम्ल का प्रॉपर्टी जो होता है कि H+ आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इस सभी डिफिनीशन को हम एक एक करके आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद से जब हम परिभाषा जान जाएंगे, तो परिभाषा के बाद 2 नंबर में यहाँ पर कि अम्ल के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर अम्ल 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। सोलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के, एक होते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक, एक होते हैं अकार्बनिक इनऑर्गेनिक होते हैं। फिर सांद्रता के आधार पर, शक्ति के आधार पर अम्ल को 4 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल, तीसरा हो जाएगा आपका डाइल्यूटेड अम्ल एसिड्स, और चौथा हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड्स। ठीक है, ये हो गया शक्ति के आधार पर, सांद्रता के आधार पर अम्ल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जब ये चीज हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद से तीसरा नंबर पर हम आएंगे सूचक। क्या चीज? सूचक। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हर चीज का स्वाद हम लोग चख करके बताएं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है? मतलब किसके अंदर अम्ल है, किसके अंदर क्षार है, या कौन लवण है? नहीं, इसके पास हमारे, इसके लिए हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं, नहीं, या कुछ ऐसे चीजों को हम बनाते हैं जिनकी सहायता से हम बता देते हैं कि वो अम्ल है, क्षार है, या क्या चीज है? लवण है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूचक। मतलब कुछ पदार्थ वैसे होते हैं जिनकी सहायता से
हम अम्ल, क्षारक और लवण की जानकारी प्राप्त करते हैं तो वैसे पदार्थ क्या कहते हैं, इंडिकेटर, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा इंडिकेटर, सूचक क्या होता है। तो सूचक जो होता है ना वो मुख्यतः तीन प्रकार के, एक हो गया रंगीय सूचक, कलर्ड इंडिकेटर, दूसरा आ जाएगा गंधीय, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और तीसरा हो जाएगा सार्वत्रिक संचय सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाएगा। जब ये चीज हम लोग पढ़ लेंगे ना, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो किन किन चीजों से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और क्या क्या चीज बनता है। तो मुख्यतः रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल जो होता है वो धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, फिर धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, और फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक का, विद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया उसका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद से हम आ जाएंगे बेस, क्षारक क्या होता है, नहीं, फिर उसी तरह से इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, क्षारक का प्रकार पढ़ेंगे, क्षारक का रासायनिक गुण क्या होता है, किसे किसे रिएक्शन करता है। तो मुख्यतः हमें धातु और अधातु से ही रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है आपका क्लास 10th लेवल तक। उसके बाद से हम आ जाएंगे साधारण, मतलब लवण, साल्ट, फिर इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर साधारण नमक एवं उससे प्राप्त मुख्य उत्पाद, मतलब साधारण नमक से हम किन किन चीजों को हम बनाते हैं, नहीं, और उसमें कुछ चीजें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और कुछ जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी क्या होता है, नहीं, तो ये सब लवण कहलाते हैं या नमक की सहायता से इन चीजों को बनाया जाता है। इनके बारे में हम डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीजें आएगी सब ब्रांच में, तो उसको भी हम लोग फोकस करेंगे। तो इतना चीज जो है ना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये हो गया आपका इस चैप्टर का माइंड मैप। क्या हो गया, माइंड मैप। एक नजर में हमने चीजों को देख लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, क्लियर। तो क्या क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एसिड की डिफिनीशन पढ़ेंगे, एसिड की परिभाषा पढ़ेंगे, 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, नहीं, उन चीजों को फोकस करेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे, सूचक पढ़ेंगे। जब ये चीज पढ़ लेंगे तो अम्ल का रासायनिक गुण के बारे में पर फोकस करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से लवण के बारे में पढ़ेंगे। इतना चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चले आगे, तो चलिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे का क्लास 9th लेवल का जो कंसेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा उसको देखते हैं कि कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चैप्टर आपका है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 10th लेवल पर मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे जी, मैटर के बारे में पढ़े हुए थे, पदार्थ के बारे में। याद करो, पढ़े हो ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, जो क्लास 9th लेवल पर आप पढ़ चुके हैं, नहीं। पदार्थ का मतलब होता है कि जो चीजें आप देखते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता है, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, डिटेल्स में हम नहीं जाना है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहते हैं। जैसे ये बोर्ड आपके सामने, इसको देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, इसका वजन होगा कि नहीं होगा, तो मैटर है। जगह घेरता है कि नहीं घेरता है, मैटर है। ये मार्कर क्या चीज है, मैटर है, पदार्थ है। क्यों, क्योंकि जगह घेरता है, इसका वजन है, इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, ये सब कौन सी है, मैटर है। ठीक है, मतलब दुनिया के जो भी चीजें है जिसका वजन होता है, जिसको आप देखते हो, सबका सब कौन सी है, मैटर है। जिसको आप फील करते हो, जैसे हवा, हवा को नहीं देख पाते हो लेकिन फील तो करते हो ना, उसको भी स्टोर कर दिया जाए, इकट्ठा किया जाए, और उसको प्रेशर दे करके, या उसको थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, कंप्रेस कर दिया जाए, तो उसका भी वजन आप माप सकते हो। वजन क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग खाना, हम घर पे खाना बनाता है, एलपीजी गैस क्या होता है, वो गैस होता है ना, एक उसको स्टोर करके, है कि नहीं, एक सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है, तो भारी लगता है कि नहीं लगता है। तो इसका मतलब उसमें हवा में भी क्या होता है, गैस में भी क्या होता है, वजन होता है। क्या होता है, वजन। वो भी कौन सी है, मैटर है, पदार्थ है, उसका अनुभव करते हैं। अच्छा, चलो। तो उसके बाद से हम लोग क्लास 9th लेवल पर पदार्थ को हम लोग
दो पार्ट में बांटे हुए थे। कितने पदार्थों में भाग में? दो। हाँ, दो भाग। भौतिक गुण के आधार पर ठोस, याद आ रहा है? हाँ, ठोस हो गया, फिर द्रव हो गया, और फिर क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो अब डिटेल्स में नहीं पढ़ रहा, मोटा मोटी एक आइडिया ले रहा है। तो पदार्थ को हम लोग कितने भाग में बांटे थे? तीन, ठोस, द्रव और गैस। ये भौतिक गुण के आधार पर हो गया। उसके बाद से रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग बांटे थे दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। एक शुद्ध और दूसरा हो जाएगा अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। एक हो जाएगा प्योर और एक हो जाएगा इम्प्योर। ठीक है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ को हम लोग भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर शुद्ध एवं अशुद्ध। फिर शुद्ध को हम लोग बांटे थे दो भाग में, याद करो। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में, एक को हम लोग बोलते थे तत्व, एक को क्या बोलते थे? यौगिक, कंपाउंड। क्या बोलते थे? यौगिक। और अशुद्ध को हम लोग मिश्रण बोलते थे। क्या बोलते थे? मिश्रण, मिक्सचर नहीं। अच्छा, मिश्रण को भी हम लोग दो पार्ट किए हुए थे, एक समांगी मिश्रण, हाँ, एक होमोजीनियस, एक हो जाएगा विषमांगी। क्या हो जाएगा? विषमांगी मतलब असमांगी, विष मांगी मिश्रण हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यौगिक को, अब यहां से, अब यौगिक को तो आपने डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड किया था ना क्लास में। यौगिक को भी वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन 9th में आप लोग नहीं पढ़ते, 10th में आपको पढ़ना है। तो इसी यौगिक को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक हो गया अम्ल, दूसरा हो गया क्षारक, बेसेस, और तीसरा हो जाएगा लवण, साल्ट्स। क्या हो जाएगा? एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। क्लियर हो गया? नहीं तो इतना चीज तो आप लोग 9th क्लास में, ये चीज जो है ना, ये चीज बस यहाँ से ये चीज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अब पढ़ना है। इतना तो क्लियर हो गया कि अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये तीनों जो होते हैं ना, कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। यौगिक मतलब समझ रहे हो ना? दो या दो से अधिक तत्व तो मिल करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तत्व है। ये क्या है? तत्व है। ये क्या चीज है? तत्व है। कौन सी है? तत्व है। अच्छा, अब ये दोनों को मिला करके हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है H2O। ये क्या है? ये यौगिक है। क्या चीज है ये? ये यौगिक है। ये क्या चीज है? उसके अलावा अब ये क्या चीज है? समझ में आ गया? तो इसी यौगिक को, इसी ये सब यौगिक हो गया, और कुछ लक्षण के आधार पर हम इन्हें तीन कैटेगरी में, तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। इसमें कुछ अम्ल होगा, कुछ क्षार होगा, और कुछ क्या होगा? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अम्ल क्या चीज होता है? एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। क्षार क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। लवण क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अम्ल की डिफिनीशन देंगे, मतलब अम्ल के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे, जो क्लास 10th लेवल तक हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन हम लोग देते हैं, ठीक है। पहले आप ये देख लो, इसको रट लो, पहले थोड़ा देर के लिए रट लो, हालांकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक एक चीज पर हम लोग आगे फोकस करेंगे।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के यौगिक को हम लोग अम्ल कहेंगे। ठीक है, किस तरह के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अम्ल की परिभाषा किस तरह के लक्षण होगा तो उसकी कहेंगे कि उसके अंदर क्या चीज है, अम्ल है, मतलब वो अम्लीय पदार्थ है। तो देखो यहाँ पर अम्ल का डिफिनीशन, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में क्या चीज हो, उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। वह पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्लीय पदार्थ। जो स्वाद में खट्टा होगा, तो खट्टा होगा तो किसी कारण से होगा। आप बहुत सारा ऐसा चीज खाते हो जो आपको खट्टा लगता है, तो खट्टा लगता है तो कुछ तो उसके अंदर ऐसा चीज है जिसके चलते खट्टा लगता है, नहीं तो खट्टापन का उसका मेन कारण कौन सी है, तो उसके अंदर अम्ल है। और वह पदार्थ क्या कहलाएगा, जो खट्टा लगता है उसके अंदर अम्ल है, और अम्ल होने के कारण वो क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। डिफिनीशन याद हो गया, नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा उसके बारे में जो यथार्थ सत्य है, यदि वो अम्ल है तो उसको जल में घुलाओगे तो H+ आयन में टूटेगा। H+ आयन क्या होता है, हम लोग थोड़ा देर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको याद रखो कि यदि वो अम्ल है तो उसे जल में घुलाएंगे तो किस में टूटेगा, H+ आयन। तो आपसे कोई पूछे कि अम्ल क्या है, तो दूसरा डिफिनीशन आप दे सकते हो कि वह पदार्थ जिसे जल में घुलाते हैं या घुलाने पर H+ आयन में टूटे उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। पहला डिफिनीशन क्या था कि जो स्वाद में खट्टा लगता है। तो दुनिया के हर अम्ल स्वाद में लगभग लगभग खट्टा होते हैं। हाँ, रह गया कि तुम कहोगे सर हर चीज का स्वाद चख करके बता सकते हैं, नहीं नहीं बता सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसका स्वाद चखोगे तो वो आपको जला देगा, हालांकि उसको ज्यादा डाइल्यूटेड कर दे तो थोड़ा सा फीलिंग आपको आ जाएगा, और स्वाद चख करके भी हम बता सकते हैं। हर अम्ल के बारे में लगभग लगभग हम बता सकते हैं चख करके कि वो स्वाद में खट्टा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको अम्ल कहेंगे। लेकिन लेकिन कुछ चीजें जो होता है वो कुछ ज्यादा डेंजरस होता है, उसको चखोगे, जैसे मान लो कि आपका H2SO4 हो गया, नहीं उसको चखोगे तो कितना भी डाइल्यूटेड करोगे तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान वो कर सकता है, लेकिन ज्यादा डाइल्यूटेड कर दोगे तो नहीं भी कर सकता है। मतलब इतना समझो कि यदि अम्ल है तो लगभग लगभग हम चख करके और हम बता सकते हैं कि वो अम्ल है या नहीं है। कैसे, स्वाद में खट्टा लगेगा तो हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, याद रहेगा। दूसरा क्या चीज, उसे जल में घुलाने पर क्या होगा, H+ आयन में टूट जाएगा, तो भी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। फिर तीसरा, यदि वो अम्ल है तो धातु से अपक्रिया कराओगे ना तो H2 गैस उत्पन्न करेगा। धातु से अपक्रिया कराओगे तो H2 गैस उत्पन्न करेगा। तो मान लो आपके पास कोई अननोन चीज है जिसके बारे में पता नहीं है, और आप किसी मेटल से रिएक्ट करा रहे हो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो समझ जाना कि वो पदार्थ कौन सी है, अम्लीय है, मतलब उसके अंदर कौन सी है, एसिड है। एसिड का लक्षण होता है कि मेटल से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कैसे पता चलेगा जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस है, बता चुके आप लोगों को पहला चैप्टर में। कैसे पता चलेगा, यदि हाइड्रोजन गैस होगा और उसके पास जलती हुई कोई चीज ले जाओगे तो हाँ, तो भप भप की आवाज करेगा, पप पप की आवाज करेगा वो, तो समझ जाना कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर की नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अब आप कहोगे सर ये लिटमस पत्र क्या होता है नीला, अभी हम लोग थोड़ा देर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पीएच स्केल, जैसे स्केल होता है एक जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, है कि नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल पर इसका मान जो होता है ना 7 से क्या होता है, कम होता है। मतलब यदि वो एसिड होगा तो पीएच स्केल पर उसको मापेंगे ना तो उसका रीडिंग जो होगा ना वो 7 से क्या आएगा, कम आएगा, तो हम समझ जाएंगे कौन सी है, वो एसिड है। तो इस तरह से ये पांचों लक्षण में से कोई एक लक्षण आपको दिखाई देना तो आप कहोगे कि वो एसिड है, मतलब उस मैटर के अंदर, उस पदार्थ के अंदर एसिड है, और वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। कोई एक डिफिनेशन आपको, मतलब कोई एक चीज इसमें, एक लक्षण इसमें से कोई दिख जाए ना
तो आप कहोगे फटाफट क्या चीज है वो, एसिड है। याद हो गया। तो अम्ल क्या है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो। दूसरा, जल में घुलाने पर H प्लस आयन में टूटता हो, जल में घुलाने पर H प्लस आयन में टूटता हो। तीसरा, यदि धातु से क्रिया कराए तो H2 गैस उत्पन्न करे। धातु से क्रिया कराए नीले लिटमस पत्र को और पीएच स्केल पर उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, डिफिनेशन याद हो गया, एग्जाम में आते लिख दीजिएगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि कौन सा मैटर में किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे इमली हो गया, क्या हो गया ये इमली हो गया। अब इस इमली क्या लगता है, खट्टा लगता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एसिड है, अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है, इसका अम्ल भी बहुत प्रकार का होता है, तो इसके अंदर होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मार करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है, दही। ये क्या चीज है, दही। दही भी खट्टा लगता है, भले ताजा रहता है तो आपको फील नहीं होता, लेकिन उसमें भी खट्टापन होता है। दूध में भी खट्टापन होता है, तो दूध में भी एसिड होता है, और इसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। तो कौन सा एसिड होता है जी, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, ये क्या चीज है, टमाटर। ये भी खट्टा लगता है। कौन सा अम्ल होता है इसमें, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसमें। कौन सा अम्ल, जितने भी लगभग जितने भी खट्टे फल होते हैं, लगभग सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लगभग कहने का मतलब पूर्ण रूप से नहीं, सब पर ये लागू नहीं होता है। कहीं भी लगभग शब्द लगा दिया जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि सबके लिए नहीं, लेकिन अधिकतर के लिए चीज सत्य है। तो अधिकतर लगभग जितने भी फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, जिसको हम सिट्रिक अम्ल कहते हैं, ये वाला अम्ल होता है। जैसे अंगूर, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। उसी तरह से कुछ चीजें और होता है जिसमें अलग अलग टाइप के एसिड पाए जाते हैं, तो उसका चार्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप उन चीजों को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे एक छोटा सा चार्ट है यहाँ पर, जैसे नींबू देख रहे हैं, नींबू खट्टा लगता है, सिट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा, सिट्रिक अम्ल, उसी को साइट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, नहीं। उसी तरह से ये आपका इमली हो गया, कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, जो विनेगर होता है, जो अचार वगैरह में डाला जाता है, उसमें कौन, एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। उसी तरह से एप्पल हो गया, इसमें कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। एप्पल कौन सा एसिड होता है, मैलिक। मिल्क में लैक्टिक एसिड, जैसे वो दही में होता है, नहीं। अच्छा, जैसे कोकोनट हो गया, लॉरिक अम्ल होता है इसके अंदर, लॉरिक अम्ल होता है। उसके तो सोडा वाटर हो गया तो कार्बोनिक अम्ल होता है। बटर हो गया तो इसके अंदर होता है ब्यूट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, चाय हो गया, टैनिक एसिड होता है। कॉफी हो गया तो कॉफियोटेनिक एसिड होता है। तो ये सब अलग अलग पदार्थ में क्या होता है, अलग अलग टाइप के एसिड होता है। तो सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें जो है क्लास 10th लेवल पर हमको चाहिए, उसमें कौन कौन सा एसिड होता है वो आपको याद रखना है। तो आपको चार्ट जो है मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट्स वगैरह में, तो वहां से आप इन चीजों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल कुछ चीजों को तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े हम, चलिए। चलो जी, अब हम बात करते हैं अम्ल का प्रकार। जैसे हमने माइंड मैप में देखा था, तो भौतिक गुण के आधार पर अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो ये आपको रटना पड़ेगा, रट्टा मार करके इसको याद करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो अम्ल जो होते हैं भौतिक गुण के आधार पर कितनी अवस्था में पाए जाते हैं, 3। अम्ल कितनी अवस्था में, 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में कौन कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा, नहीं। कौन कौन सा अम्ल,
ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। याद हो गया? कौन कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल, अंगूर हो गया, नहीं, नींबू हो गया। लैक्टिक अम्ल दही और दूध में। टार्टरिक अम्ल इमली में। इमली दे करके क्या होता है? फटाफट इमली दे करके क्या होता है? फटाफट खाने का मन करता है। अब जीभ से ऐसा लगता है कि लाट टपकने लगेगा, तो याद रहेगा ना इमली में कौन सा चीज? हाँ, दही, ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सा अम्ल है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो वो अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इत्यादि। इसके अलावा और भी है, नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नहीं, एसिटिक अम्ल CH3COOH। याद रहेगा? तो ये द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सा फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? जल्दी से बोलो। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गैस के रूप में। तो गैस के रूप में HCl, ये गैसीय अम्ल है। हाँ, मतलब गैस के फॉर्म होते हैं ये, नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखो ये HCl है, क्या चीज है? तो तुम कहोगे सर अभी आप बोले हैं गैस के फॉर्म में, ये तो द्रव के जैसा दिख रहा है। नहीं, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर इन चीजों को लिख दिया है। HCl ये गैस है, गैस के फॉर्म में रहता है, बट जो HCl गैस का संतृप्त जलीय विलयन है, मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये HCl गैस का जलीय विलयन है, मतलब इसको जल में मिला करके तो इसको द्रव के रूप में आप देख रहे हो, ये जलीय विलयन है। क्या चीज है? जलीय विलयन, HCl गैस, एसिड का। तो गैस का फॉर्म होता है, लेकिन इसको जल में मिला करके जलीय विलयन क्या किया गया है? बना दिया गया। याद रहेगा? तो गैस का फॉर्म में कौन पाया जाता है? HCl। चलो जी, अब हम बात करते हैं शक्ति के आधार पर, प्रबलता के आधार पर। तो एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा क्या होता है? दुर्बल। तो प्रबल अम्ल जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, उसका स्वाद चखने के लिए उसको ज्यादा डाइल्यूटेड करना पड़ेगा, मतलब उसके पानी में उसको ज्यादा मिलाना पड़ेगा। एसिड की कम मात्रा और पानी की मात्रा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाकर के स्वाद चख सकते हो, नहीं तो क्या करेगा? वो जला देगा। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं ना, वो बहुत डेंजर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत डेंजर होते हैं। तो प्रबल अम्ल में कौन कौन आ जाएगा? जो जल, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। प्रबल अम्ल का मतलब होता है कौन कौन आ जाएगा? HCl, HNO3, H2SO4। ये तीन एसिड जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेंजर होते हैं ये। ठीक है, यदि कम पानी में इसको मिलाओगे ना, इसको कहीं फेंक दोगे तो पूरा जला देगा। इसी को तेजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेजाब। तेजाब का नाम सुने हो ना? यही एसिड है। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम कर दिया जाए तो वो तेजाब बन जाता है, मतलब आपको क्या करेगा, कहीं भी फेंकोगे ना तो जला देगा। दीवार है ना, उसको 2 बार 4 बार फेंकोगे ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रोज फेंकोगे तो दीवार को खोखला कर देगा, इतना डेंजर होता है वो। ठीक है, अच्छा, ये प्रबल अम्ल हो गया, स्ट्रॉन्ग अम्ल हो गया। उसके बाद से दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में जितनी भी चीजें हम खाते हैं ना, और उसमें एसिड है, तो लगभग लगभग सभी अम्ल क्या होता है? दुर्बल होता है। तो क्या कहते देख लो, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सारा के सारा चीजों हम लोग खाते हैं, नहीं, ये सब कौन सी है? ये दुर्बल अम्ल है, इसीलिए ये नुकसान हमें
नहीं पहुंचाते, नुकसान हमें नहीं पहुंचाते। अब ध्यान से देखो यहाँ पर है एसिड का एक और प्रकार डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर हमने एक चार्ट यहाँ पर रखा है, ध्यान से देखो ये वाला चार्ट पर फोकस करो, ये वाला पर। यहाँ पर हमने इसको डाइल्यूटेड लिखा है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड लिखा है। डाइल्यूटेड का मतलब देखो ये जो देख रहे हो ना ये पानी है, ये कौन सी है, और ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, ये एसिड के, ये एसिड है, एसिड के कण है, समझो ये वाला, ये एसिड के कण है, ये वाला ये पानी हो गया, ये एसिड का क्या हो गया, कण हो गया। यहाँ भी देख रहे हो एक बीकर है, इसमें भी पानी है, और ये सब एसिड के कण है, एसिड के कौन सी है, कण है। तो एसिड के पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, और एसिड की मात्रा कौन सी है, कम है, एसिड के कण कम है। तो इस तरह के विलयन को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। क्या बोलते हैं, तो डाइल्यूटेड एसिड का मतलब कौन सी हो गया, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। और जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं उसको, सांद्रित, कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया कि वैसा मतलब वैसा विलयन, एसिड का वैसा विलयन जिसमें एसिड की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। हाँ, और वैसा एसिड का वैसा विलयन जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको समझाने का, शायद समझ में आ जाए, नहीं तो आगे फिर हम लोग पढ़ने वाले इसी चीज को। मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 पार्टिकल्स लिया HCl का, 100 ठो कण लिया किसका, HCl का। यहाँ पर हमने क्या किया, 100 ठो कण लिया CH3 COOH का, एसिटिक एसिड का। तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक। 100 ठो कण लिया HCl और 100 ठो कण लिया एसिटिक एसिड का, ठीक है। अब इसको हमने पानी में डाला, तो एसिड का प्रॉपर्टीज होता है कि जल में जब उसको डालते हैं तो H+ आयन में टूटता है। अब आयन क्या होता है आप 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम आगे चल करके आप इसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो देखो ध्यान से, HCl जो होता है ना, जब जल में डालते हैं उसको ना, तो इसमें से H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और इसे H+ आयन जो होता है ना, ये H+ अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच बॉन्डिंग जो होता है ना, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। तो ध्यान देखो, फिलहाल छोड़ो बॉन्डिंग के बारे में। तो HCl जब जल में डालते हैं ना, इसमें से H+ अलग हो जाता है, Cl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। किसी भी एसिड का प्रॉपर्टी जो होता है, तो उसमें से H+ अलग हो जाता है। जैसे CH3C, जैसे यहाँ पर CH3COOH हो गया, तो जब इसको पानी में डालोगे ना, तो ये अलग हो जाएगा और ये H+ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर HCl डालेंगे, तो स्वाभाविक प्रक्रिया होगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें भी एसिटिक एसिड को डालेंगे तो इसमें से भी H+ अलग हो जाएगा, और बाकी ये क्या हो जाएगा, ये CH3COO- अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी ये अलग हो जाएगा। अब ध्यान से समझो इस चीज को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब में से H+ अलग हो, अलग तो होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब में से H+ अलग हो जाए जल में डालने पर।
तो इसमें से क्या होता है कि इसके और इसके बीच जो बॉन्डिंग होता है ना स्ट्रांग होता है, और इसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना वो क्या होता है, कमजोर होता है। जैसे H प्लस हो गया और Cl हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही मतलब कम मजबूती से जकड़ करके रखते हैं। और CH3 हो गया, CH3 CO माइनस हो गया, H हो गया ये वाला, H प्लस हो गया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग में दोनों के बीच जो बल होता है ना बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए पानी में हम इसको डालते हैं ना, इसमें से H प्लस आयन जल्दी से नहीं टूटता है, कम इसमें से बाहर आता है। और इसके बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, कमजोर होता है। इसके बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, कमजोर होता है। इसके बीच का ये बॉन्डिंग जो होता है ना वीक होता है। तो जैसे ही जल में डालते हैं ना, इसमें से H प्लस स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है इसमें से। क्या हो जाता है इसमें से, अलग हो जाता है इसमें से। लेकिन इसमें से क्या होता है, इसके बीच का बॉन्डिंग मजबूत होता है, इसीलिए H प्लस जो होता है ना अलग नहीं हो पाता है, और होता भी है तो बहुत कम होता है। तो इसमें हम डाले शॉर्ट हो HCl, इसमें भी डाले शॉर्ट हो HCl, तो इसमें क्या होगा, HCl के बीच बॉन्डिंग कम होने के चलते इसमें से H प्लस ज्यादा मात्रा में अलग हो जाएगा। अब कोई जरूर नहीं का 100 ही जो है ना ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। लेकिन इतना तो गारंटी है कि इसमें 99 तो HCl जो है होगा ना, वो H इसमें 99 HCl में से H प्लस आयन अलग हो जाएगा। इस जल में H प्लस आयन की मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसमें क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें ज्यादा H प्लस आयन की मात्रा होता है ना वो स्ट्रांग होता है, और जिसमें H प्लस आयन की मात्रा कम होता है ना वो होता है दुर्बल, वीक हो जाता है। बात समझ में आया। तो स्ट्रांग कौन होगा, जो जल में घुलाने पर H प्लस आयन में ज्यादा टूटे, उसमें से ज्यादा स्प्लिट होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रांग कहेंगे। और एसिड को जल में डालते हैं और वो H प्लस आयन में कम टूटता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल, वीक एसिड इसको कहेंगे। अब तो समझ में आ गया। डाइल्यूटेड भी समझ में आ गया। डाइल्यूटेड का मतलब टूटने से मतलब नहीं है, डाइल्यूटेड का मतलब हो गया जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा ज्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड में एसिड के कण ज्यादा हो, जल की मात्रा कम हो, कंसंट्रेटेड। प्रबल का मतलब क्या होता है कि जल में घुलाने पर एसिड है तो H प्लस आयन में टूटेगा, इसी में कम टूटेगा। तो कौन सा एसिड जिसके बीच बॉन्डिंग वीक होता है वो ज्यादा H प्लस आयन टूटता है, और जिसके बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है वो H प्लस आयन में कम टूटता है। तो CH3COOH जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं ना उसके H प्लस और बाकी जो होता है ना आयन, उसके बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए वो ज्यादा जो है ना जल में घुल करके H प्लस आयन में नहीं टूटते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। वीक और स्ट्रांग होने के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। क्या समझे कि जो H प्लस आयन जल में घुलाने पर H प्लस आयन में ज्यादा टूटे, एसिड है तो H प्लस आयन में टूटेगा, कोई कम टूटेगा ज्यादा टूटेगा तो स्ट्रांग होगा, और कम टूटेगा तो क्यों ज्यादा टूटता है वो, क्योंकि उसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है। और कम क्यों टूटता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर क्या होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसका स्वाद चख करके या जल में घुलाने से या रिएक्शन कराने से पता नहीं चलता है। जैसे मान लो कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसका स्वाद आप चख नहीं सकते हो, और स्वाद चक करके बताना कि एसिड है एसिड है एसिड है, तो पॉसिबल है, उतना पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज की तुम कहोगे सर तो काम करते हैं जल में घुला करके देख लेते हैं थोड़ा साइन में टूटता है कि नहीं, टूट गया तो एसिड है, नहीं टूटेगा तो क्या कहेंगे, एसिड। तो आप इसके लिए आप जल में एसिड को जल में घुलाएं और H प्लस आयन में टूटे
तो क्या आपको दिखेगा प्लस आयन? तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं बता सकते हैं। तो फिर कहोगे सर तो तीसरा ऑप्शन अपने पास डिफिनेशन में तो बताया है, क्या चीज कि धातु से रिएक्ट करा देंगे। तो धातु से रिएक्ट कराओगे H2 गैस निकलेगा, इसके लिए आपको लैब चाहिए। क्या चाहिए? तो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मतलब कि ये जितना भी डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, जितना भी डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, ये जो डिफिनेशन आप पढ़े हुए हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है, तो सब कुछ चेक करके बताना आसान नहीं है। बहुत ऐसे एसिड है जो कम डाइल्यूटेड हो जाएगा तो जला देगा, जैसे H2SO4HNO3। अच्छा, जल में घुलाने पर पता नहीं चलेगा। अच्छा, धातु से क्रिया, इसके लिए लैब चाहिए। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नहीं। तो ये चीज यदि यदि आपके पास अवेलेबल हो जाए तो हम बता सकते हैं इजीली। पीएच स्केल, हाँ, ये चीज यदि अवेलेबल हो जाए तो इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए हम, तो वही आपका जो सूचक होता है, कुछ पदार्थ वैसे होते हैं जो अपने रंग में और गंध में परिवर्तन करके हमें बता देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, और कौन सा पदार्थ कौन सी है, लवण है उसके अंदर। ठीक है। तो सूचक जो होता है ना, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताने के लिए हमारे लिए बहुत परफेक्ट होता है कि नहीं। उसमें हमको स्वाद चखने की जरूरत नहीं है, हमें लैब की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है? वह पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन ला करके किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। मतलब कि बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में और गंध में परिवर्तन करके हमें बता देते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, किसके अंदर अम्ल है, किसके अंदर क्षार है। जैसे आप लोग हल्दी तो यूज किए हैं घर पर, नहीं? क्या होता है, दो चीजें तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा घर पर। माँ बर्तन साफ करती है, खास करके उस बर्तन को जिसमें सब्जी वगैरह बनता है। ठीक है। तो बर्तन जब साफ करती है तो देखिए उसका कलर जो होता है ना, जैसे ही अब साफ करती है तो कौन चीज साफ करती है? अब ऐसा ना कि हम हाँ, अब मिट्टी से साफ करें तो नहीं। हाँ, जैसे सर्फ हो गया, नहीं, या उसके लिए अलग से साबुन वगैरह आता है, सर्फ वगैरह आता है कि नहीं, साफ करने वाला। तो उस सर्फ से या साबुन से उसे यदि वो साफ करती है बर्तन, तो बर्तन साफ करने के बाद देखिए वो लाल भूरा हो जाता है बर्तन। माँ बर्तन खास करके कढ़ाई वगैरह जिसमें सब्जी वगैरह बनता है, उसको जब साबुन से या सर्फ से साफ करती है ना, तो लाल भूरा हो जाता है। नहीं देखे हैं तो आज आकर घर पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो लाल भूरा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों होता है? देखो ध्यान से, सब्जी बनता है तो क्या रहता है उसमें, हल्दी, नहीं। और ये जो बर्तन साफ होता है ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जैसे ही ये क्षार जाकर के हल्दी से मिलता है ना, तो हल्दी अपना रंग बदल देता है। क्या करता है? रंग, और रंग बदल करके लाल भूरा हो जाता है। मतलब कि यदि कोई पदार्थ क्षार है और उसके अंदर हल्दी डाल दोगे तो लाल भूरा हो जाएगा। तो हल्दी क्या कर रहा है? रंग परिवर्तन करके अब हमें बता दे रहा है कि वो क्षार है। तो किसी भी क्षार में यदि हल्दी को डालोगे ना, तो किस कलर का हो जाएगा? लाल भूरा। और वहीं यदि एसिड के अंदर डालोगे ना, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। एसिड के अंदर, अम्ल के अंदर, ये अम्ल हो गया, ये हो गया अपना क्षारक। क्षारक को कहीं कहीं भस्म भी बोला जाता है, नहीं। क्षारक का क्षार में अंतर होता है, तो जनरल में क्षार बोलते हैं, लेकिन क्षारक और क्षार में क्या होता है, अंतर। ये अम्ल हो गया, ये कौन सी हो गया, क्षारक हो गया। जैसे अम्ल हम ले रहे हैं, जैसे मान लो चलो HCl ही ले रहे हैं, और क्षारक में हम ले रहे हैं आपका जितना भी साबुन होता है ना, सब क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है। तो चलो हम ले लेते हैं, चलो NaOH ले लेते हैं, ये वाला एसिड हो गया, एसिड हो गया।
अपने पास है हल्दी, क्या चीज है? तो यहाँ पर हम एक बर्तन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? बर्तन। यहाँ भी क्या ले लेते हैं? बर्तन। इसमें ले लेते हैं हम ये HCl का जलीय द्रव्य ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं हम इसका विलय ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, क्या डालेंगे? हल्दी डालेंगे। इसके अंदर भी हम हल्दी डालेंगे, ठीक है। तो यदि ये एसिड है तो इसके अंदर कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये येलो का येलो ही रहेगा। जिस कलर में एसिड है ना उसी कलर का रहता है, मतलब कलर में नो चेंज, कलर में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यदि हल्दी को इसमें डालोगे ना तो इसका कलर जो होगा ना, इसका कलर बदल जाएगा, कौन सी हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा इसका कलर, क्या हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा, इसमें कलर चेंज हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अपने पास हल्दी है तो हम बता सकते हैं कौन एसिड है, कौन कौन सी है बेस है। यदि एसिड होगा तो कलर, हल्दी डालेंगे उसके अंदर कलर चेंज नहीं करेगा तो कहेंगे फटाफट क्या चीज है? एसिड है। यदि क्षार होगा तो लाल भूरा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? क्षार है। तो हल्दी कौन सी कहेंगे? सूचक। हल्दी क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि रंग में परिवर्तन करके हमें बता रहा है कि कौन अम्ल है, कौन कौन सी है। तो बस इसका कलर हमको याद रखना है कि एसिड में इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में क्या हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा। जैसे चोट लगता है तो देखते हो ना, कहीं से चूना लाते हैं और हल्दी मिला देते हैं तो किस कलर का हो जाता है जी? लाल भूरा। क्योंकि चूना कौन सी है? इसका मतलब क्षार है। चूना कौन सी है? चूना कौन सी है? कैसे पता चला? हल्दी अपना रंग बदल दिया, तो हल्दी एक पदार्थ है और रंग बदल करके हमें बता रहा है कौन अम्ल है, कौन सी है? क्षार है। उसी तरह से प्याज हो गया, तो प्याज का स्मेल सबको पता है कैसा होता है, गंध कैसा होता है, सबको पता है ना। अब एक एसिड लो, एक क्षार लो, एसिड में डालोगे ना तो उसका गंध नहीं जाता है, लेकिन वही यदि क्षार में डालोगे ना तो उसका गंध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे घर पे आप प्याज खाते हो नहीं, अच्छा अब क्या करना, या पेस्ट करना, टूथपेस्ट करना, ब्रश करना। तो पेस्ट करोगे, टूथपेस्ट जब मुंह में लगाओगे तो देखना उसका गंध, आपका प्याज खाए हो तो आपके मुंह के अंदर प्याज का गंध रहता है नहीं। जैसे ही ब्रश करोगे ना, ब्रश करोगे तो गंध खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पेस्ट आपके पास है, जिसका यूज आप कर रहे हो, वो कौन सी है? क्षार है। तो प्याज क्या है कि क्षार में उसका गंध खत्म हो जाता है, लेकिन एसिड में उसका गंध खत्म। तो प्याज क्या कर रहा है? गंध में परिवर्तन करके हमें बता रहा है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। और हल्दी क्या कर रहा था? रंग में परिवर्तन करके। हल्दी क्या कर रहा था? इसका मतलब सूचक दो टाइप का, एक होता है जो रंग में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार के बारे में सूचना देता है, और कुछ पदार्थ वैसे होते हैं जो गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। याद रहेगा? अच्छा, तो देखो यहाँ पर तो सूचक का डिफिनीशन तो हमने देख लिया। अगर रटने की जरूरत है, वह पदार्थ जो अपने रंग एवं गंध में परिवर्तन ला करके हमें अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। सूचक कितने टाइप का? दो टाइप का। एक हो गया रंगीय सूचक, दूसरा हो जाएगा गंधीय सूचक। एक हो गया रंगीय सूचक, दूसरा हो जाएगा गंधीय सूचक। अब कौन कौन सा पदार्थ है जो रंग में परिवर्तन करके हमें बताता है, उसको हम रंगीय सूचक कहेंगे। तो इतना आपको याद रखना है, रंगीय सूचक में सब आ जाएगा। लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी नहीं, चुकंदर, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, ये सब जो होते हैं ना अपने कलर में परिवर्तन करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पदार्थ जो है ना एसिड में किस तरह का कलर चेंज करता है, अम्ल में किस तरह का कलर चेंज करता है नहीं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, ये भी रंगीय सूचक हो गया, जैसे फिनोल्फ्थालीन और मेथिओनिन, लेकिन इसको हम लोग अपने से बनाए हैं, इसको इंसानों ने बनाया है। ये नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति के, ये नेचर से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संश्लेषित या कृत्रिम इसको बोलते हैं, मैन मेड इसको बोलते हैं।
है रंगीय सूचक। तो एग्जाम में आता है कि दो संश्लेषी सूचक का नाम बताएं। आपको याद रखना है फिनोल्फ्थेलिन और हो जाएगा मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज। ये संश्लेषित हो गया, क्या हो गया ये, कौन कौन, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, ये हो गया गंधीय सूचक। प्याज हो गया जो गंध में परिवर्तन करता है, वनीला हो गया जो गंध में परिवर्तन करता है, लौंग का तेल तो इसका एसिड में जो होता है इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में सबका गंध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या कुछ अपरिवर्तित हो जाता है। इसको क्या कहेंगे, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो इस चैप्टर में हमें सभी सूचक के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें एक्चुअली इस चैप्टर में हमें लिटमस पत्र के बारे में पढ़ना है, ये इसके बारे में हमको जानना है। इस सब के बारे में डिटेल्स हमको जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत हिंट्स आपको, वनीला क्या होता है, इन सभी चीजों को हम आपको दिखाएंगे आगे चल कर, कहे कि नहीं।